welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys topic for today is liability of principal towards third person. Guys ये बहुत interesting और बहुत important concept है. But before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with different liabilities of a principal towards third persons. हमें पता है guys कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है बाय द एंड जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स या फिर लीगल रिलेशनशिप्स अराइज होते हैं वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में ही अराइज होते हैं वाया अ कनेक्टिंग लिंक हुज एन एजेंट. राइट, ये आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का बेसिक है. अब गाइज जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, हर एक रिलेशनशिप में, हर एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर. वही आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स, क्योंकि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन्स वाया एन एजेंट हुज अ कनेक्टिंग लिंक. So guys, if I talk about different liabilities, we'll be talking about 4 important liabilities of a principal towards third persons. सबसे पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि liability of a principal towards third persons when act of an agent is within authority. मैंने आपको बहुत बार बताया, ये हम देखते आ रहे हैं कि एजेंट जो होता है he has to act within the authority conferred upon him by his principal. He cannot exceed it. अगर वो exceed करता है guys तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी. इट मीन्स वो एक प्रिटेंडेड एजेंट बन जाता है. एजेंट से वो प्रिटेंडेड एजेंट बन जाता है. ही प्रिटेंड्स एज इफ ही हैज एन अथॉरिटी बट इन रियलिटी उसके पास अथॉरिटी नहीं होती. तो वही हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 226, 227 एंड 228. ये तीनों सेक्शंस में हम यही स्टडी करेंगे कि ये जो एजेंट की अथॉरिटी होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है प्रिंसिपल की लायबिलिटी पे, विद रिगार्ड्स टू थर्ड पर्सन्स. सो गाइज आपको बहुत बार पता है, इफ़ यू रीड द बेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 226 को अगर आप रीड करोगे ना, आपको बिगिनिंग में देखने को मिलेगी, फर्स्ट पहली लाइन देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट. उसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. सेक्शन 226 बोलते हैं कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है वहां पे हमें पता है कि जो एजेंट होता है वो बिजनेस डीलिंग्स करता है थर्ड पर्सन्स के साथ ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. ही रिप्रेजेंट्स हिज प्रिंसिपल सिंस ही हैज दैट डेरिवेटिव अथॉरिटी जो प्रिंसिपल ने एजेंट को दी कि आप मेरे बिहाफ पे जाके थर्ड पर्सन्स के साथ डीलिंग करो. अब गाइस जब एक एजेंट के पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल की to represent his principal in his business dealings with third persons, उसमें डेफिनेटली जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में आते हैं एजेंट भी तो डीलिंग करता है. ऑल्दो जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन जब एक एजेंट थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करता है तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं बिटवीन एन एजेंट एंड थर्ड पर्सन. तो सेक्शन 226 बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जब एक एजेंट थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करता है डेफिनेटली बहुत सारी राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज अराइज होंगी. वो जो राइट्स, वो जो ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज अराइज होंगी एजेंट और थर्ड पार्टीज में, दे विल बी एनफोर्स्ड इन द सेम मैनर एंड दे विल हैव सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इफ दे वर एंटर्ड इनटू बाय प्रिंसिपल हिमसेल्फ इन पर्सन. आई होप आपको समझ आया. कहने का मतलब क्या है कि जो भी राइट्स, जो भी लायबिलिटीज़ या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक एजेंट की होंगी जब वो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करेगा, वो उनका जो इम्पैक्ट होगा, जो उनका जो इफेक्ट होगा वो वही होगा एज इफ वो प्रिंसिपल ने खुद किया था. क्योंकि आपको पता है, एक आपको मैक्सिम बताती हूँ, सेक्शन 226 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम. मैक्सिम होता है क्यू फेसेट पर एलियम फैसेट पर से. इसका मतलब क्या होता है कि ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू हैव डन इट हिमसेल्फ. इसका मतलब गाइस क्या होता है, अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में वाइकेरियस लायबिलिटी चैप्टर नहीं देखा, गो एंड वॉच दैट चैप्टर. वॉच यहाँ पे बहुत काम आने वाला है. उसका मतलब क्या होता है, देखो कि जो एक्ट एक प्रिंसिपल, मैंने आपको ये बताया था कि जो इंसान एक एक्ट खुद कर सकता है वो किसी और से भी करवा सकता है. पहली ही वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो इंसान एक एक्ट खुद कर सकता है वो किसी और से भी करवा सकता है. और इसी का अपोजिट या इसी से सिमिलर कुछ ये वाला मैक्सिम है कि ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर, इट मीन्स प्रिंसिपल इज he who does an act through another is deemed in law to have done it himself. क्योंकि जो चीज़ प्रिंसिपल खुद कर सकता है वो एजेंट से भी करवा सकता है, और अगर उसका काम, वो काम एजेंट ने किया तो मान लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने खुद ही किया था. तो अगर एजेंट ने किया, अगर मान लिया जाए वो प्रिंसिपल ने किया, इट मीन्स वो एजेंट की
राइट्स लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होंगी वही सेम राइट्स लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस प्रिंसिपल की होंगी। जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एजेंट को फेस करने पड़ेंगे वही सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज प्रिंसिपल को फेस करने पड़ेंगे। तो सेक्शन 226 क्लियरली इतनी सी बात बोलते हैं कि अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अथॉरिटी दी है, गाइज सेक्शन 226 टॉक्स अबाउट एक्ट्स ऑफ एन एजेंट विच आर विद इन ड्यू अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल। हम अभी ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 226 जहां पे प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है कि अथॉरिटी का मतलब क्या कि ये चीज़ आप मेरे अंडर करोगे। आई हैव एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली मीन्स ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी इज नथिंग बट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड यू कि ये काम आप करो, तो वो काम एजेंट करेगा और उसको हम बोलेंगे कि दैट वर्क वाज डन विद इन द स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स अथॉरिटी और इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको हम बोलते हैं कि ये काम एजेंट ने प्रिंसिपल की स्कोप ऑफ अथॉरिटी में किया है, उसी के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, उसी के कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, क्योंकि एजेंट को अथॉरिटी थी। जिस काम को करने की अथॉरिटी प्रिंसिपल ने नहीं दी उस चीज़ के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं होगी। ये आपको ऑलरेडी पता है। जिस काम की अथॉरिटी प्रिंसिपल ने नहीं दी उस चीज़ को लेके अगर वो एक्ट एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके किया, उस चीज़ के लिए प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड, ही इज नॉट लायबल। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 226, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अथॉरिटी दी थी इस काम को करने की और उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में वो काम किया, उस काम को करने के जितने बेनिफिट्स होंगे या फिर बेनिफिट्स के अलावा राइट्स एंड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, कोई ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, तो जो एजेंट ने ऑब्लिगेशंस को इनकर किया वाइल एक्टिंग इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट or course of business on behalf of his principal, those obligations will be enforced in the same manner and they will have same legal consequences as if that act was done by principal himself in person. इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। एक मैक्सिम है which is q facet per alium facet per se, he who does an act through another is deemed not to have done it himself as if principal ने वो खुद किया था। एजेंट ने किया या प्रिंसिपल ने किया एक ही बात है। तो अगर एजेंट की लायबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशंस है, तो प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी होगी, उसकी भी ऑब्लिगेशंस होंगी। तो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एक एजेंट को फेस करने पड़ेंगे वो प्रिंसिपल को भी फेस करने पड़ेंगे। और एक और भी मैक्सिम होता है गाइस, रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिस्पोंडिएट होता है वो सुपीरियर होता है। सिंस प्रिंसिपल हैज अ लार्जर पॉकेट साइज ऑब्वियसली इज क्वाइट रिच एज कम्पेयर टू हिज एजेंट, तो हम मान लेते हैं कि एजेंट की लायबिलिटी के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनती है। सिंस ही हैज़ अ बिगर पॉकेट साइज, तो ये भी एक मैक्सिम होता है, रिस्पोंडिएट सुपीरियर। इन मैक्सिम्स को अगर आप एक साथ रीड करते हो, क्लबिंग करते हो, तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनेगी फॉर एनी एक्ट विच इज डन बाय द एजेंट बट इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो बियॉन्ड हिज अथॉरिटी होगा, बियॉन्ड स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स अथॉरिटी होगा, वहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। तो प्रिंसिपल अपने एजेंट के हर एक एक्ट के लिए लायबल नहीं होता, वो सिर्फ उसी एक्ट के लिए लायबल होगा जो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है, जिसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो स्कोप ऑफ अथॉरिटी में किया गया है। एंड गाइस पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना, विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी, इस अथॉरिटी में वो वाली सारी मोड्स ऑफ एजेंसी भी आती हैं। अगर सपोज प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अथॉरिटी नहीं दी बट उसने एजेंट के, प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट को रैटिफिकेशन कर दी, तो आफ्टर रैटिफिकेशन आपको मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन क्या होगा कि इट विल बी फॉलोड बाय रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की ही बात नहीं कर रही। यहाँ पे जो वर्ड अथॉरिटी लिखा है ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, इसमें वो सारे मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी भी इंक्लूड होते हैं। क्योंकि अगर एक प्रिटेंडेड एजेंट है, ही वॉज प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ एज इफ ही वॉज एन ऑथराइज्ड एजेंट, बट वो ऑथराइज्ड नहीं था, बट बाद में प्रिंसिपल ने सब्सिक्वेंटली रैटिफिकेशन दे दी उसके एक्ट्स को, तो उसका इफेक्ट क्या था कि वो मान लिया जाएगा एज इफ उसने जो किया वो प्रायर अथॉरिटी के साथ किया था, यानी कि वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग बैक काम आएगी। तो वो भी, उसको भी हम इसी में मानेंगे। आपने आउट ऑफ नेसेसिटी कुछ किया, आउट ऑफ इमरजेंसी कुछ किया, एस्टॉपल यूज हुआ, या फिर आपने रैटिफिकेशन दिया, या फिर आपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अथॉरिटी दी थी, हर एक अथॉरिटी यहाँ पे लगेगी और वहाँ पे प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी। इट मीन्स अगर आउट ऑफ नेसेसिटी एजेंट ने कुछ किया, इमरजेंसी में उसको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, उसने कुछ किया, अगर एजेंट ने कुछ किया इमरजेंसी की सिचुएशन में, वहाँ पे एक वैलिड एजेंसी क्रिएट हो जाते, तो वहाँ पे भी जो ऑब्लिगेशंस एक एजेंट को इनकर करनी पड़ेंगी, उसकी सारी की सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस प्रिंसिपल को भी फेस करनी होंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ही नहीं आता, रैटिफिकेशन भी आता है, एस्टॉपल भी आता है, और यहाँ पे नेसेसिटी भी आता है। जितने भी एजेंट के कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एजेंट को फेस करने पड़ेंगे इन पर्सन, वही प्रिंसिपल को भी फेस करने होंगे, प्रोवाइडेड वो उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, उसकी अथॉरिटी के विद इन हो। अगर वो बियॉन्ड अथॉरिटी होगा, उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं होती।
आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है। सेक्शन 226 बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको समझ है कि प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, दैट यस ही इज लाइबल फॉर दोज एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट विच आर इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस इन विद इन हिज स्कोप ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन। बट व्हाट इफ एजेंट ने कोई ऐसा काम किया जिस चीज की उसको अथॉरिटी नहीं थी? इट मीन्स व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन when act of an agent is not within his authority, it means beyond his authority, exceeding his authority. तो गाइस यहाँ पे सेक्शन 227 एंड 228 क्लियर करता है हमें। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो काम एक एजेंट अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके करता है, बाय एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट। ही इज प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ टू बी एन ऑथराइज्ड एजेंट बट ही इज नॉट एन ऑथराइज्ड एजेंट, उसको हम बोलते हैं प्रिटेंडेड एजेंट, एंड दैट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं थी और उसको उसने ब्रीच कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि एज अ जनरल रूल व्हाट हैपेंस इज प्रिंसिपल हैज अ डिस्क्रिशन, उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ईदर टू अडॉप्ट इट और टू डिसोन इट, या आप उसको रैटिफाई करके अडॉप्ट कर लो या फिर आप उसको डिसोन कर दो। अगर प्रिंसिपल उसको रैटिफिकेशन देता है, सब्सिक्वेंटली वैलिडिटी देता है, तो प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय ऑल द लायबिलिटीज एंड राइट्स दैट माइट हैव बीन इनकर्ड बाय एन एजेंट। और मान लिया जाएगा कि जो एजेंट ने किया था बीइंग अ प्रिटेंडेड एजेंट, वो उसने प्रायर अथॉरिटी के साथ ही किया था। लेकिन अगर प्रिंसिपल चूजेस टू डिसओन हिज एक्ट्स, तो ऑब्वियसली एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स थर्ड पर्संस। एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स थर्ड पर्संस अगर प्रिंसिपल एजेंट के प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट्स को डिसोन करता है। बट इफ ही चूजेस टू रैटिफाई देम, अगर उसको रैटिफिकेशन देगा तो वहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी होगी एजेंट के साथ टुवर्ड्स थर्ड पर्संस। बट यहाँ पे गाइस एक और नया कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, वो तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट है 227 एंड 228 सेक्शन में, वो ये कहता है कि गाइस बहुत बार क्या होगा, एजेंट ने जो काम किया वो जो उसने काम किया विद इन अथॉरिटी और वो जो उसने काम किया बाय एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, अगर तो वो दोनों चीज़ें सेपरेबल हैं, तो जो पार्ट एजेंट ने अब प्रिंसिपल की अथॉरिटी के विद इन किया था सिर्फ उसी के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी। जो काम एजेंट ने बियॉन्ड हिज अथॉरिटी किया था, यानी कि नॉट इन हिज कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन गाइज अगर ये दोनों एक्ट्स डन विद इन अथॉरिटी एंड बाय एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, अगर वो इनसेपरेबल हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो प्रिंसिपल इज नॉट एट ऑल लायबल, पूरे एक्ट को वो डिसोन कर सकता है। ही इज नॉट बाउंड टू रिकग्नाइज द इंटायर ट्रांजेक्शन। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगी, वहां से हम सेक्शन 227 एंड 228 बहुत क्लियर कर लेंगे। सपोज गाइज प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कहा कि आप 10 काउज लेके आओ मेरे लिए, 10 cows are worth 1000 rupees each. It means 10,000 rupees की तो काउज आ गई, लेकिन उसने प्रिंसिपल ने सिर्फ एजेंट को काउज लाने को कहा था। एजेंट ने क्या किया, 5 शीप्स भी ले आया, 5 शीप ले आया वर्थ 1000 रुपीज ईच, यानी कि अपार्ट फ्रॉम 10,000 5,000 रुपीज उसके और लग गए। अब प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी दी थी कि आप काउज लेके आओ, वो भी सिर्फ 10 काउज लेके आओ 1000 रुपीज ईच, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपीज की है। वो जो 5,000 रुपीज आप अलग से 5 शीप को लेके आने के लिए लेके आए हो, वहाँ पे मेरी अथॉरिटी नहीं है, सिंस मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी। इट वॉज नॉट समथिंग विद इन माई अथॉरिटी, इट वॉज समथिंग बियॉन्ड माई स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड इसीलिए इट इज बियॉन्ड माई कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने तो आपको नहीं कहा। तो वहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल की लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन क्या होगी कि ही विल ओनली बी बाउंड टू रिकॉग्नाइज दोस 10,000 रुपीज। तो ये क्योंकि ये दोनों चीजें सेपरेबल हैं, जो एजेंट ने काम किया विद इन हिज अथॉरिटी यानी कि 10,000 रुपीज का, दैट इज समथिंग विच इज सेपरेबल फ्रॉम दोस 5,000 रुपीज डन बियॉन्ड बाय एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, राइट। लेकिन गाइज अगर ऐसा हो कि इकट्ठा 15,000 रुपीज में दोनों चीजें वो ले आए, 10 काउज 5 शीप वो इकट्ठे 15,000 में ले आए। अब उसको पता ही नहीं है कि कितने की काउज हैं, कितने की शीप है, शीप सस्ती भी हो सकती है। मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में 1000 ईच दिया, बट मे बी काउज 1200 की एक काउ हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आपको पता है कि जो काम एक एजेंट ने विद इन हिज अथॉरिटी किया है that is inseparable or something which cannot be separated, apportioned out from something done beyond or by exceeding his authority, जब वो दोनों चीज़ें inseparable होंगी तो वो एक ही मानी जाएंगी क्योंकि वो inseparable है। वहाँ पे principal is not at all bound to recognize that transaction and principal will not be held liable। फिर वो एक single penny भी नहीं देगा अपने एजेंट को and he will not be liable towards third parties, क्योंकि that was an act done beyond his authority, beyond scope of his authority, और उसकी course of business में नहीं किया गया, इसीलिए principal की liability नहीं होगी। तभी मैंने कहा principal is not at all held liable for each and every act done by his agent। एजेंट जो मर्जी करे, लेकिन जो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया है, उसकी अथॉरिटी के साथ किया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की लायबिलिटी उसमें बनेगी, क्योंकि जब प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है
तो हम एजेंसी में ये मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल को वो रिप्रेजेंट करता है। जब वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रिंसिपल विल डेफिनेटली बी बाउंड। मैंने आपको सब एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट में भी बताया था कि अगर एक सब एजेंट है, क्योंकि वो जो सब एजेंट होता है वो ओरिजिनल एजेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ओरिजिनल एजेंट इज बाउंड फॉर हिज एक्ट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो होता है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ओरिजिनल प्रिंसिपल ही उसके एक्ट्स के लिए बाउंड होता है। तो अगर आपको ये डिफ्रेंसिएशन पता है तो ये मेरी सारा प्रीवियस वीडियोस का कॉन्सेप्ट है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो। तो आपको समझ आए, यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो काउ एंड शीप के बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप इससे समझना चाहो, 227 टॉक्स अबाउट कि जब वो सेपरेबल है तो जो पार्ट सेपरेबल है उस पार्ट के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी, और जो नॉन, जैसे कि जो सेपरेबल, जब वो सेपरेबल होते हैं एक्ट्स, तो जो पार्ट विद इन अथॉरिटी है उसके लिए ऑब्वियसली प्रिंसिपल वाज सो रिप्रेजेंटेड एंड हेंस ही इज बाउंड बाय दैट ट्रांजेक्शन। जो उसने बियॉन्ड अथॉरिटी किया उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं है, बट जब वो इनसेपरेबल है तो वो एक ही ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट एट ऑल बाउंड टू रिकग्नाइज दैट ट्रांजेक्शन, ही कैन डिसओन इट, वो मना कर सकता है। तो वहाँ पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, जहाँ से भी वो काउ और शिप को खरीद के लेके आया था। आई होप गाइस क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 229 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी प्रिंसिपल की ही लायबिलिटी की बात करता है एज अगेंस्ट थर्ड पर्सन। वो बोलते हैं कि लायबिलिटी फॉर नोटिस टू एन एजेंट। सपोज गाइस व्हाट हैपेंस इज, थर्ड पार्टीज ने एजेंट को कोई नोटिस दिया, या थर्ड पार्टीज को कोई भी, या एजेंट को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एनी नोटिस गिवन टू एन एजेंट बाय थर्ड पार्टीज और एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एन एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एजेंट को मिलती है यहाँ वहाँ से, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है या नोटिस है जो थर्ड पार्टीज ने एजेंट को दिया है, वो मान लिया जाएगा कि उसका सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस है एज इफ वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट किया गया है। तो इस प्रिंसिपल और एजेंट को काइंड ऑफ एक ही इंसान मानते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन अपने एजेंट को कम्युनिकेट कर दी, मान लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपल को भी कम्युनिकेट करती गई है। ये इस तरीके से होता है, सिंस दीज पीपल आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर, प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ये रिलेशनशिप ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि अगर कोई ऐसा नोटिस है विच हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू एन एजेंट बाय थर्ड पर्सन और एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एन एजेंट, वो मान लिया जाएगा, ये डीम्ड होता है कि वो इन्फॉर्मेशन अपने आप प्रिंसिपल के पास पहुंच चुकी है। Guys, I'll be giving you an illustration. For example, A and B, they are principal and an agent to each other. अब हुआ क्या, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कहा कि आप मार्केट में जाओ, सो एंड सो पर्सन से ये गुड्स आप लेके आओ। अब सी जो था ना, उसके पास वो गुड्स थी उसकी पोजेशन में। सी ने क्या किया, ए को गुड्स बेच दी और ये प्रिटेंड किया एज इफ मैं इन गुड्स का ऑनर हूँ। पर जब ए बिजनेस डीलिंग्स अभी कर ही रहा था सी के साथ, यानी कि जो एजेंट है प्रिंसिपल का, उसको पता लगता है कि सी इज एन अपैरेंट ऑनर। अपैरेंट मीन्स देखने में वो ट्रू है लेकिन ही इज नॉट द ट्रू ऑनर। अब क्या हुआ, फिर भी ए जो है वो गुड्स को सी से ले आया। डी को पता लगा ट्रू ऑनर को कि मेरी गुड्स अब ए, देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए, उसके पास हैं। अब हुआ कि डी ने क्या किया, स्यू कर दिया ए को और उसके प्रिंसिपल को। गाइज यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो मना नहीं कर सकता कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, ए को पता था। व्हाइल ही वाज इन हिज बिजनेस डीलिंग्स, व्हाइल ही वाज कंक्लूडिंग बिजनेस डीलिंग्स विद दैट पर्सन सी हु हैपेंस टू बी एन अपैरेंट ऑनर नॉट द ट्रू ऑनर, ए को पता लग चुका था कि ये इंसान का डिफेक्टिव टाइटल है, ये गुड जिसकी है नहीं है, ये बेच रहा है। बट स्टिल ए ने क्या किया, उनको खरीद लिया और अपने प्रिंसिपल के पास ला के रख दिया। बट प्रिंसिपल को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि ये जो गुड्स मैं लेके आया हूँ जिस इंसान से, उसका खुद का ही डिफेक्टिव टाइटल था। जब ट्रू ऑनर को पता लगता है कि मेरी गुड्स तो सेल हो चुकी हैं उस इंसान के पास है, सिंस ए वाज समबडी हु वाज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, अगर ए गुड फेथ में एक्ट करता तो वहां पे सिचुएशन अलग होती गाइज, लेकिन ए वाज आल्सो नॉट एक्टिंग इनोसेंटली, ही वाज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, ए को सच्चाई का पता था। तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर एजेंट को इस चीज़ का पता लग चुका है, एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एन एजेंट और एनी नोटिस गिवन टू एन एजेंट बाय द थर्ड पर्सन, वो मान लिया जाता है कि वो प्रिंसिपल को उस चीज़ के बारे में पता है। वाइसा वर्सा भी होता है, बट मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल को उस चीज़ के बारे में पता है। कल को अगर डी ट्रू ऑनर आके ए या बी को जॉइंटली या सेवरली जैसे मर्जी अगर वो स्यू करेगा, तो प्रिंसिपल वहाँ पे बी नहीं बोल सकता कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। उसकी लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, और वो मना नहीं कर सकता कि इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, बिकॉज इन्फॉर्मेशन गिवन टू एन एजेंट इज डीम्ड एज इफ इट इज गिवन टू अ प्रिंसिपल and it will have same legal consequences as if that information was given to principal himself in person. उसका वही legal consequence होगा, provided again वो आपके course of employment पे होना चाहिए। A को market B ने अपनी authority से भेजा था कि आप जाओ और किसी इंसान से goods को परचेज करके लाओ। अगर ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट करता, वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट ना करता, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल रिप्रेजेंट नहीं हुआ, फिर प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं थी। बट क्योंकि दिस एक्ट वाज डन विद ड्यू अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज बाउंड
बाउंड बाय दैट ट्रांजेक्शन। वो मना नहीं कर सकता कि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी, बिकॉज नोटिस टू एन एजेंट इज डीम्ड एज इफ दैट नोटिस इज गिवन टू अ प्रिंसिपल इन पर्सन एंड सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विल फ्लो जो एक एजेंट की होंगी, वही प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होगी। लास्ट गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होती है, इंस्टेड वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है फॉर एजेंट्स रॉन्गफुल कंडक्ट। गाइज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मेरा प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी की बहुत शॉर्ट वीडियो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे केस लॉज के साथ मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे तुम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक चैप्टर है। वाइकेरियस लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट्स डन बाय अनदर पर्सन इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट्स डन बाय अनदर पर्सन, रॉन्गफुल एक्ट्स डन बाय अनदर पर्सन। अगर एजेंट ने कोई भी गलती करी, प्रिंसिपल के एजेंट ने कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट किया, गाइज रॉन्गफुल कंडक्ट का मतलब है एनी काइंड ऑफ टॉर्ट और एनी काइंड ऑफ एनी रॉन्गफुल एक्ट, बीट डेफोमेशन, बीट न्यूसेंस, बीट ट्रेसपास या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, किसी भी तरीके का अगर रॉन्गफुल कंडक्ट एजेंट करता है उसके लिए प्रिंसिपल की वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे किया गया है। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अथॉरिटी दी थी कि आप ये काम करो। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इट इज लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अनदर पर्सन। और वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वाइकेरियस लाइबिलिटी दूसरे इंसान के रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए तब बनेगी जब वो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया है, उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है, मतलब उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के विद इन किया गया है। जहाँ पे उसकी अथॉरिटी नहीं है, यहाँ वहाँ पे प्रिंसिपल रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रिंसिपल इज नॉट समबडी हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल और इंस्टेड वाइकेरियसली लायबल। लेकिन अगर वो उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में किया गया है, इट मीन्स ही इज समबडी हु इज बीइंग सो रिप्रेजेंटेड, उसकी लायबिलिटी फिर बनेगी। तो इस तरीके से ही सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 238 सिर्फ इतना बोलता है कि प्रिंसिपल की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट डन बाय हिज एजेंट एंड हेंस ही इज वाइकेरियसली लायबल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन्स। अगर एजेंट ने सो एंड सो इंसान के साथ जाके फ्रॉड कमिट कर दिया, प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, आप मेरे एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराओ। एजेंट के साथ एजेंट ऑब्वियसली समबडी हु विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल, लेकिन प्रिंसिपल की वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी प्रोवाइडेड वो उसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे किया हो। बस गाइस आपको ये वर्ड समझने, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ बिजनेस। बेसिकली प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में हम कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड यूज करते हैं, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है कि विद ड्यू अथॉरिटी, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ जो काम किया गया है वो उसकी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और उसके लिए प्रिंसिपल की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। अगर वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बिजनेस में नहीं होगा तो उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं बनेगी, बीट एनी रॉन्ग, कोई भी टॉर्ट हो या कोई भी इस तरीके का आपका अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, बीट मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, राइट, और एनी अदर रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी इसमें कवर हो सकता है। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है कि किस तरीके की क्या और क्या क्या प्रिंसिपल की लायबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स थर्ड पर्सन और क्यों होती हैं। प्रिंसिपल ने खुद कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ही इज हेल्ड लायबल टुवर्ड्स थर्ड पर्सन ओनली फॉर द एक्ट्स डन बाय हिज एजेंट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके कोर्स ऑफ बिजनेस में हुए थे, उसने अथॉरिटी दी थी, बीट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और बाय रैटिफिकेशन, जिस मर्जी तरीके से दिया हो। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. I'll be coming up with more videos on agency. Guys, till then, stay in touch with my videos. Keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.